फाइनल रिजल्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। हमारे साथ है कंचन दीक्षित जी, जिनका सिलेक्शन हुआ है। सेकंड रैंक इनको मिली है मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सबसे पहली बात तो कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप फाइनली पहली बार हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हमारे घर में आके इंटरव्यू दे रहा है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आगे के लिए। कि हमारी तरफ से एक नया जो है चांदी के सिक्के वाली चीज है। हेटर्स के लिए हमने जरूर यहाँ पे किया है कि उनको आप जरूर प्लीज आप फेसबुक पे जरूर दिखाइएगा। जी सर। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ये कैजुअल इंटरव्यू रहेगा, बिल्कुल देसी इंटरव्यू रहेगा। कंचन जी जब से आई हैं यहाँ पे नॉर्मल जो है कैजुअल सी बातें हो रही थी, और मैंने इनसे कोई भी ऐसी चीज नहीं बोली कि भाई आपको ये बोलना है या ये बोलना है। जो आपका मन हो, जैसे मन हो वो आंसर दीजिएगा आप। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैं शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ और मेरी एजुकेशन वहीं से हुई है। प्राइमरी मतलब जो 10th-12th की है, उसके बाद में ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया है बॉटनी केमिस्ट्री में, वो मैंने शाहजहांपुर से ही किया है। उसके बाद में फिर मैंने एमबीए किया है फाइनेंस एंड मार्केटिंग में दिल्ली से, दिल्ली बिजनेस स्कूल से। वहां से फिर मैं मीडिया में चली गई थी। मेरा 6 साल का कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। उसमें मैंने हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड, मलयालम मनोरमा लिमिटेड और रेडियो वन जो कि बीबीसी का एक वेंचर है, उसके साथ काम किया है। लास्ट जॉब मैंने रिजाइन की थी बीबीसी से। वहां से रिजाइन करने के बाद में फिर मैं प्रिपरेशन कर रही थी पीसीएस। मैंने डेडिकेटेड वन सिंगल माइंडेडली सिर्फ स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन 2018 से की है और 2021 में मेरा चयन हुआ है। उससे पहले मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था। तो अच्छा लग रहा है कि चलो एक बार में। लेकिन एक बात आपको याद है कि मैंने आपसे बोला था अगर प्री में आपका हुआ तो आपका होगा जरूर। सर ने मुझे बहुत पहले बोला था कि जिस दिन आपका प्रीलिम्स निकल गया उसी साल फाइनल लिस्ट में आएगा, और सच भी हो गई बात। तो देखिए, ये आप समझिए आप लोग कि पीसीएस भी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। अच्छी खासी जॉब, इतनी बड़ी बड़ी जगह से जॉब करने के बाद एमबीए क्वालिफाइड लोग भी पीसीएस देते हैं। तो भाई साहब और बहनी जी, इतना हलवा एग्जाम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कैसा लग रहा है अभी फाइनली ये वाली फीलिंग और एक वो वाली फीलिंग की डेली ना रात है ना दिन है, ना सोने की चिंता, ना कैसे पढ़ाई पूरे दिन, कैसे कितना ग्रिल किया आपने अपने को? मैं ये बात बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि जो कुछ किया जा सकता था इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मैंने वो सब किया है। चाहे वो हार्ड वर्क हो सर, चाहे वो मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करना। मुझे कोई टॉपिक पढ़ना है तो उस टॉपिक के लिए अगर मुझे अलग से भी पढ़ना है तो जरूरी नहीं है कि मैं वही मटेरियल दिया गया उसमें मैं उसमें एडिशनली कुछ जाके पढ़ूंगी। जैसे कि राज्यसभा या संसद टीवी पे जाके मैं बिग पिक्चर बहुत फॉलो करती थी, वहां से अपने शॉर्ट नोट्स बना लेती थी। तो उस सारी चीजों का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है ये। तो मतलब दिन रात एक कर देने वाला जो होता है ना, इसके लिए बड़ा मुझे लगता है कि सर्विसेज में आने के लिए ना आपको कोई मोटिवेशन बाहर से नहीं चाहिए, आपके अंदर से इतना मोटिवेशन होना चाहिए। मतलब आपके डर, घबराहट, ताने उन सब से कहीं ऊपर, तभी आप फॉलो कर सकते हैं। कितने बार आपने कब से 2018 2018 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, और हमेशा एक नंबर आधा नंबर ऐसे रुकता था मेरा। तो मतलब भाई साहब और बहनी जी, जो लोग भी सुन रहे हैं समझ रहे हैं, इनसे पहले भी कई सारे टॉपर्स ऐसे थे जिनका 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, इवन 5 बार नहीं हुआ, और फिर फाइनली सिलेक्शन हो गया। जिस बार प्री हुआ उसी बार फाइनल सिलेक्शन हुआ। वही केस आपके साथ भी हुआ है। मेरे साथ भी है। तो 2018, 19, 20 मतलब 3 बार प्री नहीं हुआ, चौथी बार में हुआ और सिलेक्शन फाइनल हो गया। चलिए, मतलब अभी तो अब अच्छा लग रहा होगा आपको? अभी तो सर पहले तो मुझे अभी तक भी ये मतलब पूरी तरीके से सिंक इन नहीं हुई है फीलिंग की। मैं अभी जब कोई मुझे एड्रेस करता है नाउ यू आर अ क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर, तो मुझे ना वो चीज हजम करने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि अच्छा ये मैं ही हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का पीसीएस वैसे अगर आप देखें तो मतलब यूपीएससी लेवल पे है और सिलेबस यूपीएससी से ज्यादा है। प्री बहुत टफ है। प्री बहुत टफ है सर। अच्छा, चलिए नेक्स्ट है कि भैया पीसीएस की तैयारी का ख्याल कैसे है जब आप इतनी बढ़िया जॉब कर ही रही थी, एमबीए बीबीसी इतना सारा जब जॉब कर रही थी, मतलब कहाँ है पीसीएस? सर देखिए, एक चीज होती है ना कि आप जॉब करते हैं, फिर उसमें एक पॉइंट आता है ना जब आप थोड़ा सैचुरेशन में आ जाते हैं। वो पॉइंट इसलिए भी आ गया था क्योंकि भौकाल चाहिए, भौकाल नहीं चाहिए। इसमें क्या है सर, जो एक्सपोजर है सर्विसेज में वो नहीं मिलता है। जैसे मैं मीडिया में हूँ तो मैं मीडिया इंडस्ट्री में ही डिफरेंट चैनल्स में डिफरेंट मीडियम में जा सकती हूँ, डिजिटल में, प्रिंट में, रेडियो में, बहुत ऑप्शंस है, बट मैं रहूंगी मीडिया में ही। पर यहाँ पे क्या है, आप आज हेल्थ में कर सकते हो, कल आप एजुकेशन में कर सकते हो, परसों आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर सकते हो। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और एक
बड़ा मैंने किसी सिविल सर्वेंट के उसमें ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा था कि कितना भी पॉलिटिकल प्रेशर हो, कितना भी आपके ऊपर वो हो, स्टिल सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो है ना, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके पास हमेशा स्कोप होता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर सके। तो वो उस स्कोप को यूटिलाइज करना आपको एक अच्छा ऑफिसर बना देता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करेंगे कि आप एक अच्छी और जैसी जिस तरह की आपकी वो है वो ऐसी बनी रहे आगे भी। जी सर। आगे ट्राई करेंगी? कर सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि अभी पहले जाके ज्वाइन करके देखती हूँ वर्क प्रोफाइल कैसा है। क्या प्रोफाइल क्या है आपका, थोड़ा बताइए। प्रोफाइल अभी रिसेंटली मैंने 1-2 लोग हैं सीनियर IAS, उनसे पता किया है, क्योंकि अभी न्यू पोस्ट है तो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है। तो मुझे ये बताया गया है कि ये जो है गवर्नमेंट ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। इस पोस्ट पे अभी तक IAS ऑफिसर्स आते थे डेप्यूटेशन पे, तो वो रोटेशन चलता रहता था, तो स्टेट का बहुत ज्यादा होल्ड नहीं हो पाता था। तो स्टेट को अपना रेगुलेशन चाहिए था, जैसे नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, लखनऊ, बनारस, यहाँ पे बड़ी बड़ी है डेवलपमेंट अथॉरिटीज, तो उनको वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना खुद का ऑफिसर एक सिलेक्ट करके इस एग्जाम के थ्रू उसको बिठाएंगे। मतलब योगी जी चाहते थे कुल मिला के सेंटर फालतू लिबल ना करे। योगी जी यही चाहते थे, और योगी जी ने कहा है उसको MBA इसलिए उनको चाहिए था क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है कम्युनिकेशन वहाँ चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की काफी सारी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है उनका डेवलपमेंट कॉरिडोर्स बन रहे हैं कई सारे, ये सारी चीजें। अभी यही इन्फॉर्मेशन मिली है, बट अब देखिए आगे क्या पता चले, जो भी ज्वाइन करूंगी तब पता होगा। नहीं, वैसे भी अब PCS लेवल की पोस्ट है तो मतलब आप जहाँ भी जाएंगे और टॉप पे ही रहेंगे। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है तो इसमें मतलब 5-6 जगह है, वहीं हो सकता है ट्रांसफर, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। फिर भी मतलब आगे SDM का है मतलब अभी लक्ष्य? देखते हैं सर, दे दूंगी मैं 2023 लिख दूंगी, बट ये अभी जैसे प्रिपरेशन मोड में थी। कई लोग सोच रहे होंगे कि यार हमारे लिए कुछ छोड़ दो। चलिए, फाइनली कितने साल लगे वो आपने बता ही दिया। इतना पेशेंस रखा किससे, मतलब 18 फिर 19 फिर 20? सोसाइटी वाले तंग नहीं करते थे? पर मतलब जो रिलेटिव वो नहीं तंग करते थे? इस मामले में सर एक चीज मैं कहूंगी जो मतलब सारी यूपी, खासतौर से यूपी में लड़कियों के पास नहीं होती, वो थी मेरे पास फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं था। फैमिली मेरी बहुत लिबरल थी और फैमिली सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरी फैमिली में सब मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़ाई का माहौल है ही ऑलरेडी, और वो हमेशा फोकस करते हैं, समझते हैं वो लोग, क्योंकि मेरे यहाँ सब लोग कंपटीशन क्रैक करके आए हैं, तो वो लोग समझते हैं कि प्रेशर क्या है कंपटीशन का, और इतना बड़ा एग्जाम लिख रहे हैं तो फैमिली की तरफ से तो प्रेशर एटलीस्ट नहीं जाना चाहिए, जितना कम हो सके उतना हो। तो मेरा तो रूम बंद रहता था, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था ना। पिछले 3 साल में मुझे नहीं लगता मैंने एक भी शादी अटेंड की होगी या कहीं मैं गई हूँ। मतलब काफी सैक्रिफाइस किए हैं। कुछ भी नहीं, पूरी सोशल लाइफ खत्म, कुछ नहीं किया मैं, सिर्फ पढ़ाई करती थी, सर का मटेरियल पढ़ती थी, उससे नोट्स बनाती थी, वही है। अच्छा, ये देखिए, ये कोई प्रमोशन वाली बात नहीं, आप सही से बताइए। आपने एक्चुअली में PCS, देखिए मैंने ये कहीं भी कोई चीज कंचन जी से नहीं बोली, आपको जो मतलब जैसा तो मैंने सर को बोला था कि सर मैं ये आके आपके प्लेटफॉर्म पे ये मतलब एज ग्रेटिट्यूड, एज अ थैंक्स मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब सीरियसली मैंने इनके पूरे मटेरियल को फॉलो किया, पूरे मतलब जो भी मुझे वो दिए गए थे फीडबैक्स, मैंने उसको रिलीजियसली फॉलो किया। जो भी, चाहे मुझे उसके लिए 6 घंटा ज्यादा पढ़ना पड़ा हो, चाहे मुझे 8 घंटा ज्यादा पढ़ना पड़ा हो, उस चीज को इनकलकेट करने के लिए, पर मैंने वो एफर्ट्स पुट किए क्योंकि मुझे चाहिए था सिलेक्शन। आपने प्री भी हमारा ही ज्वाइन किया था? मेज में भी आपको खूब ग्रिल किया हमारे एजुकेटर्स ने। अरे आपको ये बताइए, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हमारे देखिए पहले मैं आंसर राइटिंग का फीडबैक देता था, मैं बहुत ज्यादा ग्रिल कर देता था, इवन कुछ स्टूडेंट लिटरली रोने लगे थे और बाकायदा मेरे खिलाफ जो है कंप्लेन करने गए थे। तो फिर मैंने वो बंद किया कि भाई मैं आंसर राइटिंग नहीं करूंगा, फीडबैक नहीं दूंगा। नहीं तो फिर देखिए मेन पर्पस यही होता है, देखिए अगर कोई स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आता है, मैं भी क्योंकि पहले प्राइवेट जॉब में था, तो सिंपल फंडा क्लियर है। अगर आप हमारे यहाँ चाहे फ्री में आप पढ़ रहे हैं, पेड में पढ़ रहे हैं, अगर उसका आउटपुट नहीं आ रहा है तो बेकार है काम। बिल्कुल सही बात, मतलब सिलेक्शन होना चाहिए। तो इसलिए जब मुझे भी मेरे टाइप का एक जो है एडुकेटर मिल गया, प्रशांत, और प्लस एक मोनू जी भी है। आपको बिल्कुल प्लीज नहीं करेंगे, ये बिल्कुल श्योर है। आप चाहे रोए या गाएं, आप छोड़ सकते हैं उनकी आंसर राइटिंग, आप उनसे इवैल्यूएट करना, इवन कई लोगों ने उनकी शिकायत करी है। आप इवैल्यूएट करना बंद कर दो, बट वो अपने वेज मेंड नहीं करेंगे। उनको जैसा देना है फीडबैक, आपकी इच्छा है, आप फॉलो करो या छोड़ दो। देखिए सिंपल बात ये है कि अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ हम जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, इतना आपको करा देंगे कि आप एटलीस्ट सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने सर बिल्कुल 100% डेडिकेशन दे दिया था। मैंने कहा था प्रशांत सर एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, वो जो कहेंगे मैं उसको बिल्कुल फॉलो करूंगा। अब या तो मैं प्री के लिए कैसे किया?
प्री के लिए सर आपका जो कंपाइलेशन होता है, बेसिक टेक्स्ट बुक तो पढ़ी थी, उसके अलावा जो कंपाइलेशन होता है वो लिया, और कंपाइलेशन से मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। अच्छा, तो जैसे जो कंपाइलेशन में पेड क्विज लगाती थी? जो पेड क्विज लगाते थे, अच्छा। पेड क्विज लगाते थे, आपका वो जो उस पे फ्री क्विज चलता है वो भी लगाती थी। अच्छा, दोनों करते थे। और उसके अलावा मैंने आपके जो मॉक्स थे वो 40, आप कहते हो 30-35, बट आपके वो 45 तक पहुंच जाते हैं, वो हम एक्स्ट्रा दे देते हैं। वो सारे किए थे। उसके उससे भी मैंने नोट्स बनाए थे, जो फैक्चुअल होते हैं क्वेश्चंस, उनके नोट्स बनाए थे, प्लस आपके जो टॉप 500, टॉप 1000, मैं इन टोटल 15-20 हजार सवाल तो मैंने लगाए होंगे इस बार प्रीलिम से पहले। इस बात के लिए कुछ लोग मुझे ट्रोल कर देते हैं कि तुम इतनी प्रैक्टिस करा दोगे तो हो ही जाएगा। ये बहुत जरूरी है, मैं मेंशन करना चाहती थी कि जैसे जो लोग ये कहते हैं ना कि 1000 सवाल कौन लगाएगा, उन 1000 में ट्रस्ट मी 200-300 ऐसे होंगे जो रिपीटिशन होंगे, और जब आप एग्जाम में पेपर देखते हो ना, आपको वो पेपर नहीं लगता, आपको वो अनदर मॉक ही लगता है, क्योंकि और वो क्वेश्चन आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो। इतने बार आपका माइंड दे चुका है कि वो लग रहा है कि अरे ये तो क्विज चल रही है। हाँ, ये सरप्राइज एलिमेंट रहता ही नहीं है पेपर में। अच्छा, एक बात मतलब सही से बताइए, आपको लगता है कि हम जो मटेरियल देते हैं प्री हमें इसका है वो पीसेस स्तर है सर, और उससे आता है, मतलब लैंग्वेज तो ऑफ कोर्स आप डिट्टो थोड़ी ना एक्सपेक्ट कर सकते हो वही क्वेश्चन आ जाए, बट क्वेश्चन होता है, वो ट्विस्ट एंड टर्न तो होगा ही क्वेश्चन में, सेम थोड़ी ना देंगे। इंटरव्यू के लिए लोग कहते हैं कि भाई बिना मॉक के क्लियर ही नहीं कर सकते हैं, ये कंचन जी बैठी है, इन्होंने कोई मॉक नहीं दिया, ये सिर्फ हमारा जो प्री वाला इंटरव्यू का ग्रुप होता है गाइडेंस, जिसमें हमारे ही सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नए आने वाले स्टूडेंट को गाइड करते हैं, जैसे कंचन जी करेंगी 2022 वालों को। हाँ। उसी से ये सिलेक्शन हुआ है ना? हाँ। मतलब इसमें कोई झूठ किसी तरह का वो है। उसके अलावा मतलब मुझे ज्ञान सर ने ही बताया था कि आप अपना प्रोफाइल तैयार कर लीजिए अच्छे से। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का बेसिक का मतलब मैंने बीएससी किया बॉटनी केमिस्ट्री, तो मुझे उसमें मास्टरी नहीं चाहिए थी, पर अब ये भी नहीं होना चाहिए आप इंटरव्यू में बैठे हो, पूछे ऑक्सीडेशन क्या होता तो आप ब्लैंक हो जाओ, तो आप ग्रेजुएशन मतलब बेसिक अगर आप कहीं से हो तो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। तो बेसिक चीजें मैंने रिवाइज की थी। उसके लिए मैंने क्या किया था, बॉटनी और केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी होता है वो देख लिया था, 10th का 12th का। 2022 का जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं भाई, अपना प्रोफाइल रेडी कर लो, एचआर के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ऑप्शनल के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, करंट अफेयर के तो जरूर होंगे। और ऐसा नहीं, ये जो लोग कहते थे ना कि वो बहुत पुराना नहीं पूछते, ट्रस्ट मी, मैंने एमबीए किया था 2009 बैच में। अच्छा। उस टाइम पे सेमेस्टर 2 में आई थिंक ऑपरेशनल रिसर्च एक सब्जेक्ट हुआ करता था। अच्छा। तो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया मुझसे और मैंने कहा अच्छा हुआ मैंने उस दिन प्रोफेसर का लेक्चर ठीक से सुना था। तो वो उस दिन का लेक्चर मुझे इंटरव्यू में काम आया। इंटरव्यू की बात चलिए, अच्छा एक बात बताइए, इंटरव्यू में जितने आपको कितनी देर आपको ग्रिल किया था? 34 मिनट। 34 मिनट, मतलब पूरा अच्छे से आपको सब्जी एक राउंड हो गया था सर, उसके बाद वो एक दूसरे में आपस से कहने लगे थे और पूछ लो तुम, और पूछ लो, तो अच्छा, इंटरेस्ट आने लगा। हाँ, वो लोग 2-3 बार 2 राउंड हो गए थे एक्चुअली। तो उसमें सारे आपने आंसर दिए थे? मोस्टली दे दिए थे। मतलब कोई क्वेश्चन अगर मान लीजिए एक आध ऐसे एक थे जिनमें मैं कुछ भूल गई थी, फैक्चुअल थे, तो मैंने कह दिया था कि सर आई कैन नॉट रिकॉल। चलो, मतलब भैया नहीं आए तो जबरदस्ती ओवर स्मार्ट मत बनो। वो जो वहां बैठे वो आपके बहुत अच्छे से जो है, मतलब वो समझ रहे हैं वो क्या है वो लोग, आप जैसे लोगों को कितने लोग को जो है कितना सर, हम लोग जब पहुंच रहे जिस एज में है उतने साल का उनका एक्सपीरियंस है। उतने तो बड़े बड़े उनके बच्चे होते हैं, हम लोग जो एज है वो उसमें बड़े वहां इंटरव्यू जैसे बच्चे होते हैं। ऐसा लगता है इंटरव्यू रूम में घुसो तो ऐसा लगता है एक स्कैनर है उनकी आंखों में, वो स्कैन कर लेते पर्सनालिटी 2 सेकंड लगते। अच्छा, इंटरव्यू का माहौल कैसा होता है थोड़ा 2022 का, या फिर आगे वाला देना है? मैं शुरू से बताऊं इंटरव्यू एंट्री करके या बोर्ड एकदम शॉर्ट में? वैसे मुझे पता है, मैं आपके मुंह से सुनना तो बोर्ड में जैसे क्या होता है कि सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद में फाइनली आप एक काउंटर पे पहुंचते हैं, वहां पे आपको एक नंबर अलॉट होता है, फिर वो कहते हैं कि अभी अर्दली आएगा, ये नंबर बोलेगा तब आपको जाना है। तो वो बैठ गए थे, तो वो आया, मेरा नंबर 205 था, बुलाया, मैं गई तो मौर्य सर का बोर्ड था। अच्छा। तो घुसते तो बहुत बड़ा कॉरिडोर है, उसमें इधर इधर दोनों तरफ जो है रूम बड़े बड़े हैं और सबके वो लगे हुए नाम, और जो है सिटिंग अरेंजमेंट है। तो अर्दली गया, उसने बिठा दिया, उसने कहा बैठिए। फिर अंदर इंटरव्यू चल रहा था, तो ऊपर वो बल्ब हरा रंग का जल रहा था, फिर आपका नंबर होगा लाल रंग का। फिर वो थोड़ी देर में वो निकले, जो इंटरव्यू जिनका चल रहा था उन्होंने अपना फोल्डर लिया, फिर उनको एग्जिट बता दिया। फिर उसने घंटी बजी, वो अर्दली दोबारा गया, उसने कहा कि सर वो आया, फिर बोला अगला 2 मिनट में आपका नंबर। तो मैं उठी, अपना थोड़ा ठीक विक किया और गई। तो वो चेयर में एंट्री करते ही सामने थोड़ा ऊंचे आसन, कितने लोग बैठे थे? 4 लोग। सबसे ऊंचे वाले आसन पे तो चेयरमैन सर थे, बाकी 3 लोग लेवल में बैठे लेकिन एक क्वेश्चन पूछ रहा होगा, बाकी 3 ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना? हाँ, तो मैंने एंट्री की,
मैंने एंट्री करी और अदली ने कहा वो पेपर चेयरमैन सर को दे देना जाके। तो मैं गई तो चेयरमैन सर ने ऐसे हाथ बढ़ाया हुआ था और नीचे कुछ लिख रहे थे, मतलब उन्होंने मुझे देखा नहीं था। मैंने पूछा मैं कम इन सर, तो बोले प्लीज कम, और हाथ ऐसे कर दिया, उन्होंने देखा नहीं। तो मैं गई, मैंने वो पेपर उनको पकड़ा दिया और मैं खड़ी हो गई। फिर 4-5 सेकंड बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने बैठने को नहीं कहा। अच्छा। फिर वो बोले अरे अरे प्लीज बैठिए, मैं बैठी, मैंने कहा थैंक यू सर। तो मैं वैसे तरीका यही सही है कि हाँ। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं रूम में, पहले आपको परमिशन लेनी है और फिर थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड दिखाइए। वहां इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं तो थोड़ा सा अगर 2-4 मिनट, अगर 1-आध मिनट, कोई 1-आध सेकंड भी मतलब खड़ा रहना पड़े तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कई बार वो ये भी चेक करते हैं आपका पेशेंस लेवल। पेशेंस। अरे मतलब वो देखिए 4 लोग वो बैठे इसीलिए हैं, वो चारों अपनी अपनी फील्ड के खिलाड़ी हैं। एक बंदा सवाल पूछता है, बाकी 3 ऑब्जर्व करते हैं बॉडी लैंग्वेज कि कहीं पैर तो नहीं शिविर कर रहे हैं, हाथ तो नहीं ऐसे ऐसे हो रहा है, पसीना तो नहीं आ रहा है, बार बार इधर उधर तो नहीं देख रही है, और कॉन्फिडेंस लेवल है कि नहीं। एक एक चीज चेक होती है। आप लोग को लगता होगा कि इंटरव्यू बिल्कुल हलवा चीज है। बहुत प्रेशर होता है वहां पे रूम में अंदर। तो बैठी, फिर वो चेयरमैन सर ने पहले बोला कि पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप इतनी कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करके यहाँ तक पहुंची, और हमारी शुभकामनाएं कि आप आगे भी सफल हो। तो मैंने कहा थैंक यू सर। फिर उन्होंने, मतलब मैं ये सोच के गई थी कि मैं उसको कैसे भी करके ना वर्क एक्सपीरियंस में घुमा लूंगी, क्योंकि फैक्चुअल में फिर फंस गए तो गए। तो फिर वो ग्रिल बहुत बुरी तरह से करते हैं। तो उन्होंने पहला सवाल मुझसे पूछा कि क्या कर रही हैं आप आजकल। तो मैंने कहा बस यही है। मैंने तुरंत बोला, मैंने कहा सर अभी तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर मैंने 6 साल मीडिया में काम किया हुआ है। वहां से बोले अच्छा मीडिया में काम किया हुआ है। और समझ रहे हैं आप, ये स्मार्ट आंसर स्किल होती है। अगर आप किसी तरह से जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको किसी तरह मतलब ये दिखा दें कि भाई इसमें इंटरेस्ट लो, तो फिर आप अपने तरीके से, मतलब आपने पूरा इंटरव्यू अपनी तरीके से कर लिया। क्योंकि उनके पास ऑप्शन, उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत कम है ना, वो सवाल आएंगे कहाँ से। आप उन्हें इन्फॉर्मेशन दो तभी तो वो सवाल पूछेंगे। तो मैंने उनको बताया, फिर वो वहां से पहले उन्होंने सोशियोलॉजी के 1-2 सवाल पूछे। तो पहले तो हिंदी में ही पूछे, मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है, सोशियोलॉजी एकदम न्यू सब्जेक्ट, मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा है। तो उन्होंने पूछा कि मतलब आप ये बताइए कि विवाह जो होते हैं वो कितने, क्या क्या नाम होता है उनका एग्जैक्टली हर रिलीजन में अलग अलग। तो मैंने 3 तो बता दिए, एक में भूल गई। तो मैंने कहा सर मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो बोले कोई बात नहीं। फिर मुझे लगा सेकंड क्वेश्चन वो पूछे सोशियोलॉजी का, उससे पहले मैं उनको बोल देती हूँ, एक बार रिक्वेस्ट कर देती हूँ। तो मैंने कहा सर एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। बोले हाँ करिए। तो मैंने कहा सर सोशियोलॉजी कैन आई आंसर इन इंग्लिश। कैन आई, सोशियोलॉजी नहीं बोला था मैंने, बोला कैन आई आंसर इन इंग्लिश। ये एक क्वेश्चन कई स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई इंटरव्यू में लैंग्वेज जो है इंग्लिश होनी चाहिए कि हिंदी। ये एक्चुअली में ये सवाल ही नहीं है। इंटरव्यू की लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी में लैंग्वेज दो। हाँ ये है, जैसे आपने रिक्वेस्ट कर ली कि भाई मुझे जो है इंग्लिश में थोड़ा मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो ये रिक्वेस्ट करी जा सकती है। तो मैंने बोला सर कैन आई आंसर इन इंग्लिश। बोले यस यू कैन। फिर वहां से उन्होंने दूसरे बोर्ड को दे दिया। तो मुझे समझ ही नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं नाराज हो गए इस बात से, तो दूसरे को फिर दूसरे सर जो थे उन्होंने पूरा इंग्लिश में लिया था, और उन्होंने मुझसे बहुत डिफिकल्ट जो टॉपिक होते हैं जिसपे मतलब यूजुअली लोग कंफर्टेबल नहीं होते उसमें बात की। जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट पे काफी बात हुई, कॉर्पोरेट में सेक्सुअल हरासमेंट कैसे होता है, उसके क्या प्रोविजंस है, गवर्नमेंट रूलिंग क्या है उसके लिए, कॉर्पोरेट में अगर कोई हुआ है ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस तो उस पर प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, कॉर्पोरेट करेगा या पुलिस करेंगे। फिर पुलिस में होगा तो फिर क्या होगा, आगे कार्यवाही क्या होगी, क्या आपका उसमें ओपिनियन है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप एक वुमेन है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सेक्सुअल हरासमेंट होता है सोसाइटी में, जब विमेन आगे आके सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात करती है तो क्या उन्हें एम्पावरमेंट की फीलिंग आती है या नहीं आती है, मी टू मूवमेंट से आपको लगता है परसेप्शन चेंज होगा सोसाइटी का। तो मैंने कहा हाँ होगा। तो फिर वो कहते हैं मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। मैंने कहा सर पर मुझे लगता है ऐसा होगा। तो चलो खैर। तो ऐसे करके बहुत सारा उस पर पूछा, मीडिया के बारे में काफी पूछा, मतलब उन्होंने उस पर भी पूछा, श्री राम जो वो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन होता है उसका तो बोले आप तो एचटी में है, आप अगर रिपोर्टर होती हैं, आपको ये न्यूज रिपोर्ट करनी होती तो आप कैसे रिपोर्ट करती जिससे कम्युनल वायलेंस कम होता, तो रिपोर्ट करके दिखाइए, ऐसे बैठ गए रिपोर्ट करके दिखाइए। अच्छा कि मतलब संवाददाता बन जाइए। फिर मैंने उनको बताया उसमें फिर बुक की, मतलब मैं उसको अगर रिपोर्ट करती तो ये मतलब जो मीडिया स्किल्स हैं ये काम आई काफी। हाँ मतलब मेरा वर्क एक्सपीरियंस बहुत प्री और मेंस में नहीं, लेकिन इंटरव्यू मेरा पूरा वर्क एक्सपीरियंस पे बेस्ड था। चलिए अब आगे की तरफ ये बढ़ते हैं, क्योंकि इंटरव्यू वाले के लिए आप एक अलग से वीडियो बना के दीजिएगा। यहाँ पे लोगों के पास जो है 30-40 मिनट में सारी चीजें जाननी है, और एक्चुअली में जो स्टूडेंट है वो सारी आपके बारे में, मतलब जो टॉपर्स होते हैं पीसेस, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि
कई लोग को लगता है कि भाई पैसे दे के ही बना जा सकता है। अरे भैया मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 3 बार प्री नहीं हुआ उसके बाद भी देना प्री, उसके बाद भी लगातार डटे रहना, उसके बाद भी लगातार पढ़ते रहना, दुनिया भर के ताने, दुनिया भर की इंसल्ट, बहुत सारी चीजें आपने भी कभी ना कभी जो है कुछ ना कुछ तो फेस की होंगी। कई सारी फेस की है सर। हाँ, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बताना चाहें? बिल्कुल, मतलब कोई अगर आप नाम किसी का नहीं XYZ भी कर सकते हाँ, हैं। इसमें जैसे मैं यहाँ पे रह के पढ़ी थी तो उसमें एक हमारे दूर के रिलेटिव में एक लेडी है, वो थोड़ा सा अच्छा, पुराने जमाने की कंजर्वेटिव नेचर की, तो कह रही बताओ वो लड़की इतने सालों से दिल्ली अकेले रह रही है, पढ़ रही है, पता नहीं क्या कर रही है। अच्छा। इस टाइप की बात है थोड़ी थोड़ी, हाँ। कुछ लोग कहते रहते थे, तो मुझे पता चला, इधर सुन के इधर से निकाल लेती थी, क्योंकि नहीं तो मेरे जब आपका प्री नहीं हुआ तो तब नहीं लोगों ने बोला? तब भी कहते थे इतने क्या? साल से पढ़ रही हैं, प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा, क्या पढ़ रही हैं? प्रीलिम तो निकल नहीं रहा है, हाँ, कहाँ से पीसीएस हाँ, बनी है? हाँ, क्वालिटी ये नहीं है, ये अधिकारियों वाली बात नहीं है, ये सब मतलब एक बात तो है, जैसे कोई क्रिकेट देख रहा होता है तो सब लोग ऐसे जज करते हैं कि अरे 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 इधर क्यों फेंक दिया, अरे इधर क्यों मार दिया। सब मास्टर मतलब है जो जैसे। आदमी वहां खेल रहा है वो बंदा पूरी ट्रेनिंग लेके आया है, उसकी जिंदगी हाँ, उसमें बीत गई हाँ, है, आप हाँ। उसको बता रहे हो। बिल्कुल सही बात तो है। ये वही वाली बात है कि वही जो वाली बात इंडिया में ज्यादातर जो लोग हैं उनको ओपिनियन देने का बड़ा शौक जिनको रहता है। यूपी पीसीएस का फुल फॉर्म नहीं पता होगा वो भी आपको बता देंगे तैयारी कैसे करो। हाँ, ऐसे ही आजकल एक केस चल रहा है, पापा वीडियो के बारे में बड़ा जो है ट्रोलिंग चल रही। पापा वीडियो के बारे में सिर्फ एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कोई भी आपका कमेंट या फिर वर्ड आप बताइए क्या है? मतलब पापा वीडियो बेकार चीज है? नहीं सर, पापा वीडियो जो है मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि मैं अपने सारे रिविजन्स, हाँ, मतलब 3rd या 4th रिवीजन के बाद मैं पापा वीडियो पर आती थी, वो मेरा फुल एंड फाइनल रिवीजन होता था। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये पापा वीडियो की आपने एक ट्रिक बताई है, अब हाँ। इसका शॉर्ट बनेगा। हाँ। अच्छा ये बताइए आप, पापा वीडियो के बारे में लोग कह रहे हैं कि भाई उसको देखने के लिए 1000 घंटे चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो है जिनको नहीं पढ़ना होता उनके पास 1000 बहाने हैं, जिनको हाँ। पढ़ना होता है वो कुछ नहीं करते, चुपचाप पढ़ लेते हैं। ओए ओए ट्रोल करवा दिया, मजा आ गई। देखिए इकोनॉमी पापा वीडियो आपने देखा है जी। कितने मिनट का होता है? आपका जो है अभी जो बनाए हुए हैं, हाँ। इस साल वाला मैंने नहीं, पुराना वाला जो था मेरा, ज्यादा से ज्यादा कितना 50 मिनट 1 वो घंटा? तो आपने शॉर्ट में जो भी बना के दिए ना। हाँ, हाँ। हाँ, वो वाले तो हैं। एक बहुत पहले जो बनते थे ना, जो इकोनॉमिक सर्वे। हाँ, जो बड़े बड़े बनते थे नहीं, वो वाले। इकोनॉमिक सर्वे तो 3-4 नहीं घंटे। नहीं सर, अभी वाले नहीं, जो नहीं वो एनसीईआरटी वाले हैं। वो NCERT साइंस है। हाँ, सही से वो देखिए साइंस वाले। सबसे बड़ा पापा साइंस वीडियो का है। बना है हाँ, साइंस का। 45 घंटे का, इसीलिए उसका नाम बड़े पापा और रखा एक है। 34 मिनट 34 घंटे वाला भी है ना, एक 33-34 ऐसे थे, ऐसे कई सारे। लेकिन अब हमने तो छोटे हो गए। अब आप देखिए मिसलेनियस कितने का होता इस है? बार तो 3 घंटे का मिसलेनियस तो बहुत छोटा था, इस बार मेरे कितना ख्याल से था? 1 घंटे का हो या ऐसी कुछ था। 20 क्वेश्चन आए थे इस बार प्री में। फंसता बहुत है इकोनॉमिक सर्वे और ये यूनियन बजट और इकोनॉमी दूसरा, पापा, हाँ, इन मिसलेनियस सबसे पापा। मैं बता रही हूँ, इनसे मैंने शॉर्ट नोट्स बना ली था, उससे अच्छे खासे सवाल निकल जाते थे। मतलब 3-4 टॉपिक हैं, वो आपने अगर अच्छे से कर मतलब लिया आपने पेड बुक की आपके पास PDF थी फिर भी वीडियो देखती थी? हाँ सर। अच्छा, मतलब PDF से पढ़ लिया और रेपिटेशन की वजह से। अच्छा एक बात बताइए, ये आपको पॉलिसी मतलब बीइंग अ पेड मेंबर, आप हमारी पेड मेंबर भी थी। हाँ। तो मतलब ये अच्छा लगता था कई बार कि यार ये यही चीज यहाँ दे रहा है वही वहां फ्री में दे रहा है? उसको मैं ऐसे नहीं देखती थी, उसको मैं ऐसे देखती थी कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं दोबारा देखूंगी तो मेरा रिवीजन होगा, मैं तीसरी बार देखूंगी मेरा फिर से रिवीजन होगा, मैं उसको रिवीजन नहीं, लेकिन फिर भी आप मतलब कभी ये ख्याल आता था कि यार ये तो चीटिंग हो गई पेड वालों के साथ? नहीं सर। अच्छा, क्योंकि मैं पढ़ने की मतलब शौकीन भी हूँ ना, तो मैं जितना मिलता था सब पढ़ लेती थी, एडिशनल भी पढ़ लेती थी। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अभी ये जैसे अभी आपकी जैसे जो भी हम लोग की जैसे सोसाइटी में होता है कि जब आप थोड़ा सा एज लेवल आ जाती है 25-30 के आसपास, तो लोग शादी के लिए प्रेशराइज करने लगते हैं। ऐसा हुआ आपके साथ? मेरे घर में कभी किसी ने एंटरटेन नहीं किया इस थॉट को, तो रिलेटिव्स की कभी कोई ज्यादा हिम्मत नहीं पड़ी कहने की, क्योंकि मेरे डैडी ने एक पॉइंट पे कह दिया था, जैसे बहुत लोग कहते थे, तो मेरे फादर ने एक पॉइंट पे कह दिया कि भाई उसका ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपनी बड़ी अच्छी नौकरी छोड़ के सब कुछ छोड़ के लगी है, ड्रीम पूरा हो जाने दो, अटेम्प्ट्स अगर रह गए और नहीं कर पाई तो जिंदगी भर मलाल रहेगा, शादी वादी का क्या है, करेगी नहीं करेगी तो नहीं करेगी। इतना अच्छे मतलब सभी लोगों को ऐसे पापा जरूर मिले, और ऐसे पापा लोगों के लिए डेडिकेटेड है पापा भी। अंकल जी के लिए स्पेशल डेडिकेटेड है ये। चलिए एक और चीज है, जैसे आप महिला है तो आप देखती हैं कि आजकल महिलाएं जैसे हर चीज में हर फील्ड में आगे आ रही हैं। अभी PCS में भी हालांकि जो टोटल सिलेक्शन है वो महिलाओं का अभी भी काफी कम है। आप कुछ उनके स्पेशली
महिलाओं को कुछ मतलब गाइडेंस, कुछ टिप्स देना चाहेंगे अपनी मैं तरफ से? उसमें टिप्स कुछ बात, कुछ भी ऐसी? हाँ, उसमें ये है कि देखिए आप अपने फैमिली से कहिए, फैमिली से सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड होते हो, इतना प्रेशर में होते हो। आप, मुझे लगता है कि माँ बाप कैसे भी हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे जैसे भी हो, पर बच्चे की तकलीफ हर कोई समझता है। आप उनको अगर आसान शब्दों में समझाएंगी तो वो जरूर समझेंगे। ये कन्विंस करना पड़ेगा कि हम तैयारी कर रहे हैं। आपने अगर उनको स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट होकर के एक बार कन्विंस कर लिया कि मैं ये कर लूंगी, तो वो सपोर्ट करेंगे आपको। उनको एक बेस मिलना चाहिए ना, वो उनको, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है सोसाइटी का, उनको जवाब देना पड़ता है। तो अगर आप स्ट्रांगली बोलोगे कि मैं ये कर लूंगी, या मैं ये इतना डेडिकेशन से लगी हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ तो इसमें निकाल ही लूंगी, तो एक उनको ढाढ़स आ जाता है। फिर वो ना आगे लोगों को जवाब देने में उनको आसानी रहती है, और उसी प्रेशर की वजह से वो आपसे कहते रहते हैं। अच्छा, तो कन्विंस करना एक चीज ये बताइए कि जैसे ये वाला केस तो ये है कि जब आपकी मैरिज ना हुई हो। हाँ। कुछ मेरे पास एक्चुअली कई सारे मैसेज आते हैं, कई बार मेरे पास हजारों मैसेज आते हैं, मतलब एट अ टाइम 5-6 हजार मैसेज पड़े रहते हैं, तो मुझे डेली क्लियर करने होते हैं। उसमें कई सारे मैरिड जो वुमेन है उनके साथ समस्या है। उसमें तो किसी में जो है उनकी हस्बैंड जो है नहीं मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये चीज शादी से पहले डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। अगर आप सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो ये आपको शादी से पहले कन्वे करना पड़ेगा उनको, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहें इस चीज के लिए। और अगर मान लीजिए फिर भी शादी हो गई, मैं ये पूछना ही चाहता हूँ आपसे इसका आंसर, ऐसी लड़कियों को क्या करना चाहिए जिनकी शादी हो गई है, उनके ससुराल वाले नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं? तो उसमें हस्बैंड से कोऑपरेशन मांगना चाहिए, वो सपोर्ट करेगा। तो नहीं करेगा तो फिर आपकी ज्यादा मेहनत लगेगी, कर देगा तो आपके एफर्ट्स थोड़े कम लगेंगे फैमिली मैनेज करने में। ये है, ये वाली बात है, मैनेज करना पड़ेगा आप ही को। तो भैया जिंदगी में सभी लोग एक तरह से, जैसे हम भी, अब मान लीजिए कोई ये थोड़ी ना कि कंचन जी मेरे पास आए कि सर, जैसे मैं आपको पीसेस बना दो, तो मैंने पीसेस बना दिया, मैंने इनको गाइड किया, आपने पढ़ लिया, आप बन गई। यही होता है ना? बिल्कुल यही होता है। जैसे मैरिड वुमेन है, उनके साथ ही प्रॉब्लम, जैसे रात में सब सो जाते हैं, आप रात में पढ़ लो, आप रात में पढ़ लो। नहीं, कई लोग के साथ ये भी समस्या है कि दिन में काम करती हैं तो रात में थक जाती हैं। अब ये तो मैनेज करना पड़ेगा। मैं खुद बहुत घंटे तक पढ़ती थी, हालांकि मुझे काम नहीं करना पड़ता था। कितने घंटे पढ़ती थी आप? मेरा सर एवरेज 14-15 घंटे पूरे साल का। नहीं, 2018 से? 18 से लगातार सर। तो पढ़ने की कोई फोबिया है आपको? मतलब जब मैं बोर नहीं होती हूँ पढ़ने से। और मैं इस बार मेंस के टाइम तो मेरा एवरेज 1 महीना पहले से करीब 17-18 घंटे हो गया था। 3 घंटा सोती हूँ मैं, सिर्फ 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे सोती हैं? 24 घंटे में ऑलमोस्ट बाकी टाइम अगर मान लीजिए बाकी सिर्फ पढ़ते हैं। स्टडी नहीं है तो जैसे चाय बनाने गए तो गाना लगा लिया, जितनी देर चाय बनी, जितनी देर ठहर के चाय पी, बस उतना ब्रेक हो गया। नहीं, मतलब मान लीजिए जैसे अब आपका अभी भी पढ़ने की आदत है कि अब गई? अब मैं दूसरी किताबें पढ़ती हूँ। अच्छा, नॉवेल टाइप चली गई है अब। चलो, ये पढ़ने की एक हॉबी टाइप की है। इस समय मैं थोड़ा मतलब जो जैसे कि हमारे यहाँ जो अच्छे पॉलिटिशियंस है, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल हो गए, इस टाइप के लोग हैं, उन लोगों की किताबें हो गई इन सब में, जिससे यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत सारे लोगों ने लिखा है, उनकी किताबें पढ़नी हो ताकि थोड़ा समझ में। चलिए, मतलब यूपी एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो काफी सारी चीजें पहले से उसके लिए मैं मतलब ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम होती है, इन सब की। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तैयारी के चक्कर में ये वाला आप क्वेश्चन शायद आंसर कर ही चुकी हैं, घर के फंक्शन छोड़ने पड़े होंगे, और बार बार अटेम्प्ट मतलब आप दे रही थी फिर भी नहीं हो रहा था। तो फंक्शन उस टाइम, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे फंक्शन नहीं थे कि कोई फ्रेंड बहुत खास था, कोई रिलेटिव बहुत खास था, नाराज हो गया हो? सर, मुझे लगता था कि सिलेक्शन रहेगा तो सब खुशी हो जाएंगे, तो ठीक है। अच्छा, तो मतलब उस टाइम हो जाने दो, कोई इतनी ज्यादा फालतू ना करो। मेरा 24, मैं आपको बताती हूँ, मैं ज्वाइंट फैमिली से आती हूँ। 24 अक्टूबर को प्रीलिम्स था, 17 अक्टूबर को मेरे कजन की एंगेजमेंट थी। पूरा घर गया था, मुझसे भी कहा गया था 2 घंटे की 3 घंटे की बात है, मैं नहीं गई थी। मैंने कहा सब लोग जाओ, मेरा अगले संडे पेपर है, मैं नहीं जाऊंगी। साल भर की मेहनत मैं एक दिन में नहीं पानी डाल सकती हूँ भैया। इसीलिए थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है। कुछ रिलेटिव शायद हो सकता है नाराज हो जाए, कुछ दोस्त भी शायद हो सकता है नाराज हो जाए, लेकिन ये आपको चूज करना है कि भाई आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट अगर चाहिए, पीसीएस कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। आप समझ रहे हैं कि जहां से मतलब स्टेट का अगर आप कहीं भी गए, जैसे एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, जहां भी हैं लोग टॉप ही पे बैठे हैं। आपकी नई पोस्ट क्रिएट की गई है जनरल मैनेजर की, इंडस्ट्रियल मैनेजर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये भी जहां भी आप जाएंगे टॉप पे ही जाएंगे। तो इसलिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ भी हो
तो कोशिश करिए अगर एग्जाम के जस्ट पहले है तो जरूर उसको और एग्जाम को प्रायोरिटी दीजिए। और अगर मन ऐसे विचलित होता रहेगा तो पढ़ाई के साथ साथ फिर आप सिलेक्ट हो गए तो काम भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, मतलब काम संयम करें, रखना जरूरी है। संयम एक सिविल बहुत जरूरी सर्वेंट के लिए पेशेंस रखना बहुत जी, जरूरी जी, बात है। सिविल सर्वेंट के लिए और क्या क्या चीजें, मतलब एक नॉर्मल टिप्स दीजिए आप स्टूडेंट को, जो लोग जो एकदम नए हैं पहले उनको टिप्स दीजिए। बिगनर्स को क्या करना चाहिए? सब बिगनर्स को मुझे और लगता है पीसीएस कैसे निकालें, बस ये बताओ। वो तो सर आप लोग इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं, मैं क्या नहीं, उसमें नहीं, सर आप के फिर सामने भी- बैठ के बताना, सूरज को दिया दिखाना वाली बात होगी। नहीं, फिर भी कुछ तो टिप दीजिए कि अपना मंत्र बताइए। मैंने जो किया था, मैंने ये किया था, सबसे पहले तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में मैंने जो बेसिक टेक्स्ट बुक, वो हम लोग भी एक्चुअली रिकमेंड करते हैं कि भाई एनसीईआरटी का एक बेस बना लो, क्योंकि मेंस भी देना है। प्री तो निकाल देंगे हम, निकला देंगे, इंटरव्यू में भी काम आता है। देखिए प्री तो अब मैं बता रहा हूँ कंपाइलेशन लिस्टिंग पेड क्विज टेस्ट सीरीज से निकल जाएगा, लेकिन मेंस कैसे दोगे? बिल्कुल सही बात। मेंस के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं तो लिखोगे कैसे जी? मतलब आप लिखने बैठेंगे जब आप आंसर, तो अगर कुछ तो आना चाहिए ना, कहीं से तो स्टार्ट करोगे। इतना पढ़ेंगे तब एग्जाम में इतना याद रहेगा, और अगर इतना ही पढ़ा है तो ये वाली चीज तो है। इसीलिए ये एक जवाब है उन लोगों के लिए भी जो कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या प्री में, मतलब हम लोगों ने कितने 20 लाख पेजेस दिए थे, कितने पेजेस दिए थे? मैंने पेजेस गिने नहीं, मुझे सर जो देते गए मैं बस पढ़ती गई। अभी का जो लोग भी हैं, जैसे टोटल मिला के जो स्टैटिक वाला अगर हमने पोर्शन दिया है प्री का, करीबन 1100-1200 पेजेस। हाँ। आपको लगता है ये ठीक है कि बहुत ज्यादा है? मुझे तो लगता है ठीक है। अगर कंपाइलेशन सब्जेक्ट वाइज देखो तो बहुत कम है इनफैक्ट। मतलब उसमें भाई भी प्री के लिए अगर 1100-1200 पेज में नहीं पढ़ोगे तो क्या, और मतलब सर उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपने रिपीट किए हैं, तो हाँ। वो रिपीटिशन इसीलिए ताकि आपको याद रहे। कुछ बहुत ज्यादा जरूरी फैक्ट होते हैं एक्चुअली, उनको इंटेंशनली भी किया गया है। हाँ, लोग कहते हैं ना एक एक चीज 2-2 बार लिखी हुई, 4-4 बार लिखी हुई, इसलिए पन्ने बढ़ गए। लोग इसको ट्रोल करने लगते हैं। एक्चुअली लोगों की वो जो समझ का लेवल है ना, वो पूरा उतना मैच नहीं कर पाता, इसीलिए तो सबका सिलेक्शन नहीं होता है। फिर कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन रेशियो कम है। नेक्स्ट चलिए आते हैं सफलता का मंत्र, मतलब कुछ तो टिप दीजिए क्या रखना चाहिए? क्या सबको 14 घंटे पढ़ना जरूरी है? सर सबको 14 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं, ये इंडिविजुअल मतलब हॉबी है। मेरी तो हॉबी है, बट इंडिविजुअली मैटर करता है। हर एक का अपना प्लान होता है। बहुत लोग 5 घंटे पढ़ते हैं, बहुत लोग 6 घंटे पढ़ते हैं, बहुत लोग, मैं तो एक्स्ट्रा खैर पढ़ती हूँ, मेरा छोड़ दीजिए। लेकिन एवरेज मुझे लगता है आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। अच्छा आप ही ऐसी टॉपर है जो कह रही है कि इतना पढ़ी, अदरवाइज ज्यादातर इंटरव्यू में अगर आप लोगों ने वीडियो में ऑब्जर्व किया हो, जो लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग टॉपर बनने के बाद कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ा था। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अगर इंटरव्यू दे रही हूँ और बता रही हूँ तो एक्चुअली वो चीजें बताऊं जो असल है, जिससे बाकी लोग आउटपुट निकाल सकें। इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे जो हम इंटरव्यू लेते हैं, मैं बिल्कुल कैजुअल रखता हूँ कि जो स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए हैं वो बिल्कुल जो एक्चुअली बात है वो बताएं। हाँ, मैंने मतलब मेहनत करी है आपने, मैंने बहुत मेहनत करी है। ये तो सर आप लोग नहीं मैं बता रहा हूँ, ये 2018 में प्री नहीं हुआ, 2019 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ। मैं तो खुद ही सोचने लगा था कि क्या दिक्कत रह गई है ऐसी। फिर लेकिन ये है कि मुझे ये पता था, क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग को मैंने ही सबसे पहली बार जो है वो किया था। फिर मैंने प्रशांत, मतलब हमारे एक्चुअली एडुकेटर्स में भी बात होती है कि जैसे कई लोग ज्वाइन करे, अब उसमें आप लोग के आंसर देखता रहता हूँ, मैं भी बीच बीच में, आज भी मैं करता हूँ। तो मुझे अगर कोई पोटेंशियल कैंडिडेट दिख जाते हैं ना, तो मैं आपस में एडुकेटर से बोलता हूँ कि भाई ये लोग हैं पोटेंशियल, बाकी लोग जो कमजोर हैं उन पे भी ध्यान दीजिए। लेकिन अगर ये लोग भी मान लो, जैसे कई बार होता है कि भाई हमने कमिटमेंट किए हैं कि आप जो है किसी एडुकेटर को मैसेज नहीं कर सकते हैं, ये रूल है। लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी कोई स्टूडेंट, कुछ लोग जानबूझ के मतलब इधर उधर के सवाल पूछते हैं, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ द नहीं, ये बात है। मैंने एक बार एक नए एडुकेटर आया था, उनको कुछ मैसेज किया था, तो उन्होंने मुझे, वो भी न्यू आया था, वो भी अपनी जगह सही थे। उन्होंने कहा अरे ज्ञान सर ने बोला है आप पर्सनल मैसेज नहीं करना। मैंने कहा ज्ञान सर को बता देना मेरा नाम मैंने किया है, फिर वो कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए मतलब अगर मतलब ये समझ में आ जाता है ना कि भाई सीरियस है, ये स्टूडेंट सीरियस है, इसके मतलब जेन्युइन डाउट्स हैं, उसको क्लियर होना चाहिए। हाँ। कभी कभी मेरे पास इतने मैसेज आ जाते हैं कि मैं नहीं क्लियर कर पाता हूँ, मतलब टाइम ही, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाता हूँ, और उसको चाहिए तुरंत जवाब। हाँ। तो इसीलिए तो मुझे तो जैसे कोई पीडीएफ चाहिए तो मैं ज्ञान सर को भी मैसेज कर दिया, प्रशांत सर को भी कर दिया, अजीत सर को भी, जहां से जल्दी आ जाएगा मैं वहां से पढ़ने लगूंगी। तो ये मैं कर लेती थी, क्योंकि ऑब्वियसली सर तो बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, तो ये तो पता था मुझे। अच्छा एक चीज और बताइए, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? अगर पॉसिबल हो तो इंग्लिश मीडियम लिखिए, अगर पॉसिबल हो। अगर आप कर सकते हो, जेन्युइन जवाब है भाई, जो है वो यही, क्योंकि मार्किंग जो इंग्लिश मीडियम की है और हिंदी मीडियम की बहुत डिफरेंट है। और एक चीज और जो ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं,
इंग्लिश मीडियम में आपकी स्पीड हमेशा ज्यादा होती है हिंदी के कंपैरिजन में। जब आप पेपर लिखते हो इंग्लिश में तो आप कंपैरेटिवली 5-10 मिनट पहले खत्म कर लेते हो। लेकिन फिर लोग कहेंगे, कुछ लोग, कि भाई सरकार हमारी हिंदी दिवस और ये सब प्रमोट कर रही है, हम इंग्लिश में क्यों करें? तो एग्जाम क्लियर कर लो, उसके बाद जाके प्रमोट करो हिंदी। मतलब पहले एग्जाम कर लो, हाँ, फालतू लिबिर हाँ, शुरू में ना करो, इस सिस्टम में घुस जाओ, फिर तब करो जाके काम, बदलाव करो। तब सरकारी योजनाएं लागू करो। समझ रहे हो? जितनी ये आपको जितनी वो जो है एक ललक है कि भाई हम जिंदगी में कुछ करेंगे, सिस्टम में बदलाव करेंगे, अरे वो सब सिस्टम में घुसो तो। हाँ, जब घुस ही नहीं पाओगे तो कैसे करोगे? सिस्टम में घुसना बहुत जरूरी है। हाँ। एक और चीज, कई लोग कहते हैं भाई यूपीपीएससी में जो है बहुत सारे मतलब ये सब होते हैं, स्कैम, करप्शन, ये सब मानती हैं आप कुछ ऐसा? मुझे लगता है कि करप्शन चाहे जितना हो पर फेयर सिलेक्शन तभी भी होते हैं, क्योंकि हाँ। बहुत सारे, मेरा हुआ है, मैंने ये देखा है। हाँ। और जो है मैंने बहुत मेहनत करके अपने दम पे ये लिया है। वैसे भी तो देखिए, स्टडी जो फॉर है सिविल वो नहीं सर्विसेज से अगर कोई सिलेक्ट हुआ है तो हमारी फीस ही इतनी कम है ना। ठीक है, तो मतलब जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास के लोग हैं वही हमको सब्सक्राइब हाँ, करते काफी हैं। कम फीस है सर की, और हाँ। मतलब बहुत क्वालिटी कंटेंट है, क्योंकि मैंने पढ़ा है और उनसे मैंने नोट्स बनाए थे। मेंस में क्या था, मैंने एक वो छोटी डायरी, एक और वीडियो मैंने दिखाई थी, उस टाइप की डायरी बना ली थी। उसमें क्या था कि मेरे दिमाग में वो डायग्राम, वो डायरी आप जरूर दिखाइएगा इन लोग को। मैंने दिखाई थी सर, उस वाले एक वीडियो पहले जो बनाया था उसमें मैंने अच्छा, दिखाई अच्छा, थी अच्छा। डायरी। तो उस टाइप के वो बना लेने से क्या होता है कि जब आप मेंस देने पहुंचते हो, जब 1 दिन 2 दिन पहले सेंटर पे, तो लास्ट मोमेंट पे आप वो तो पढ़ नहीं सकते, वो डायरी स्क्रॉल करके देख सकते हो। मतलब आपका मानना है अपने नोट बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? बिल्कुल बनाने चाहिए, लेकिन फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनाने चाहिए। हाँ। आप कोई भी मटेरियल, जैसे मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी थी तो मैंने फर्स्ट रीडिंग बिना नोट्स के करी थी। हाँ। सेकेंड रीडिंग में आपको लगता है कि नोट्स कैसे बनने चाहिए, हाँ। है ना, और थर्ड में बनाओ तो आप और कंसाइज बना सकते हो। जो हमारे कंपाइलेशन लिस्टिंग है वो तो खुद ही नोट्स है, उसके भी बनाने चाहिए। उसके भी मैंने नोट्स मैंने बनाए थे। हाँ, मैंने बनाया। मेरे हिसाब से भी उसको भी बनाना हाँ, चाहिए पढ़ के, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको इतना मटेरियल को ना इतना कर लेना होता है। जो आपको याद है वो तो आपको याद ही रहेगा, जो आप हाँ। भूल जाते हो उसके नोट्स बना लो। भैया वैसे भी एग्जाम के टाइम सिर्फ एक का ही कॉपी बनाओ, उसी का नोट बनाओ। 15-20 कॉपी कर लोगे तो रिवीजन कहाँ से मैंने करोगे? जैसे GS4 का पेपर जो है ना, उसको बहुत लोग लाइटली लेते हैं, बहुत लेंदी होता, सबसे लेंदी पेपर वही होता। हाँ, उसमें प्रशांत सर ने मुझे बोला था, एक तो मैंने उसके लिए बहुत सारे वो कोटेशन वगैरह याद कर लिए थे, दूसरी चीज सर, हाँ, ऐसे में भी वो काम आए थे। हमने एक्चुअली एक कोटेशन की पीडीएफ वही उसका प्रिंट आउट लेके उसमें मैंने और एडिशनल लिख लिए थे 2-4 अपने तरफ से सर्च करके। उसमें फिर क्या होता कि आप जब GS4 का पेपर करने जाओ, सबसे पहला काम करो, केस स्टडी सॉल्व कर लो, क्योंकि आपका क्लियर माइंड होता है, थॉट प्रोसेस आपका अच्छा होता है, आप तुरंत सॉल्व कर देते हो। बाद में आपका टाइम हो रहा है, प्रेशर है, क्वेश्चन पेपर नहीं पूरा हुआ, तो आप क्लैरिटी नहीं होगी थॉट्स पे, तो केस स्टडीज आपका पेपर खराब कर देती है। केस स्टडी पहले कर लीजिए, पहले फिर करो, बाद में बाकी करिए। पेपर बाद में अटेम्प्ट करो। हाँ, अच्छा, अभी ये जैसे ये प्री में जो है नहीं हुआ तो लोग कहते होंगे कि यार, तो मतलब आपको लगता नहीं था कि जब एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार नहीं हो रहा है, 3 बार नहीं हो रहा है तो कैसे होगा? नहीं सर, मैं अंदर से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था कि मेरा हो जाएगा। होगा जरूर, मतलब मेहनत काम आएगी। बहुत, मतलब मैं ये कई लोग 10-10 साल लगे रहते हैं और कहते हैं कि मेहनत भी कर रहे हैं, क्यों नहीं होता वो है? लोग इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट करना नहीं चाहते, ओपन नहीं होते चेंजेस के लिए। मतलब भैया पैटर्न बदल रहा है, ट्रेंड चेंज हो जाता है बहुत तेजी से। हाँ, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप 10 साल पहले जैसे यूपी PCS करते थे वैसे आज करोगे तो नहीं होगा। 10 साल पहले नहीं, बल्कि 2018 के पहले, 18 के पहले भी तो भी नहीं होगा। तो क्योंकि वही भैया पैटर्न ही चेंज हो गया है। वो जमाने गए जब एक वो क्या एक आता है, बुक आती थी प्रतियोगिता कोई, दर्पण, वो पढ़ ये के सब हो गया घटना खैर चक्र। देखिए भाई, प्रतियोगिता दर्पण या कोई नहीं, वो वाला नहीं है, प्लीज हमारे मतलब पे केस मत करना। नहीं, मतलब मैं ये ये कह रही हूँ कि टाइम चेंज हो casual गया। वाला अब है। पहले एक मैगजीन पढ़ के हो जाता था, अब नहीं हाँ, होगा। मतलब पढ़ना पड़ेगा भाई, तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना बिना पड़ेगा, मेहनत के कुछ नहीं हासिल 360 होगा। डिग्री एकदम बढ़िया। अच्छा, ये आपको लगता है कि जैसे जो कई सारे लोग आरोप लगा देते हैं कि भाई सारी गवर्नमेंट करप्ट है, सिस्टम सड़ गया है, कुछ नहीं हो सकता है, यूपीपीएससी बर्बाद है, यूपी बर्बाद है, सब ऐसे खत्म हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा अभी भी लोग फेयरली काम करते हैं, और हर दफ्तर में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ खराब लोग होते हैं, बैलेंस बना रहता है। अगर अच्छे लोग नहीं हो तो सिस्टम डूब ही जाए। उन्हीं की वजह से सिंपल बात यही है कि भैया मेहनत करेंगे तभी मिलेगा कुछ। और जो लोग असफल होते हैं, और मान लीजिए वो, उनकी कई बार खिसियाहट भी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि मेरा नहीं हो रहा है यार, हम इतना पढ़ते थे। कई लोग सोचते हैं कि यार, अरे यार हम यार इनसे बढ़िया है, हम काबिल है,
इनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। कितनी बार तो हमने स्ट्रेटेजी चेंज की, आपने कितनी बार स्ट्रेटेजी मेरी चेंज कराई। नहीं, मैं इसीलिए मैं रेगुलर अपने वीडियोस हाँ, में ही मैं पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर देता हूँ। हाँ, अभी मैंने 2023 में 3 स्टेज स्ट्रेटेजी वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, इससे पहले हम करते ही नहीं थे। एक्चुअली हमारा जो रिजल्ट है ना वो वहीं पे टंगा हुआ है, 18 से 20%। मतलब जितने लोग हमें ज्वाइन करते हैं, जैसे प्री में किए तो 18 से 20% ही हो पाते हैं। मेरा टारगेट क्या, मैं उसको 25% तक ले आऊं। सर पहले से तो काफी बढ़ गया आपका। हाँ, काफी बड़ा है। इस बार इंटरव्यू में तो मतलब फाइनली जो है काफी लोग सिलेक्ट हुए हैं। 58 ऐसे भी लोग हैं जो हमारे यहाँ प्री में भी थे, मेंस में भी थे, इंटरव्यू में भी थे, प्री में। लेकिन भाई वो एसडीएम भी बन गए, उनको रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत है। क्योंकि ये भी मैं आपसे बता रहा हूँ साहब साहब, कुछ टॉपर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बाकायदा साफ साफ डिमांड करी कि भाई आप पैसा देंगे तभी हम आएंगे, अदरवाइज हमने पढ़ा तो आपके से है, लेकिन हमको वो कोचिंग वाला 3 लाख ऑफर कर रहा है तो हम उनके पास जाएंगे। ये बिल्कुल खुली बात है, इसमें कोई वाली बात नहीं। लेकिन मैं इसीलिए, देखिए, जो मैं जैसा हूँ, जो है जैसा है, अगर मुझे गाली देनी होती है मैं सामने आके देता हूँ। तो जो जेन्युइन है वो मैं वही मैसेज देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि भाई मेहनत करोगे सिलेक्शन जरूर होगा, लगातार आप लोग लगे रहिए लगातार, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हमारे फ्री इनिशिएटिव हम लगातार चलाते हैं और वही चीज देते हैं। पेड ग्रुप की मेंबर बैठी है, ये पेड वाली पीडीएफ भी पढ़ती थी और उसका वीडियो भी देखती थी। तो एक तरह से पेड वाले कई बार नाराज होते हैं, भाई नाराज ना हुआ करो, उसका फायदा लिया करो, क्योंकि उसी पे आपको वीडियो मिल रहा है। आप रिवाइज भी कर सकते हो ना, आपको रिवीजन तो करना ही है, आपका एक वीडियो में रिवीजन हुआ जा रहा है। हाँ, चलिए खैर, ये जैसे आपको लगता है ये पारिवारिक लिबरलिज्म जरूरी है सफलता के लिए, महिलाओं के लिए खासकर? मुझे तो लगता है जरूरी है कि भाई महिलाओं को छूट दो, बच्ची आए तो उनको भी जो मन हो करने दो। मेरे घर में तो माहौल है ऐसा इंडिपेंडेंट, मेरे घर में लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, जो लड़के कर सकते हैं वो सब लड़कियां कर सकती हैं। मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। और आजकल इतनी जेंडर इक्वलिटी वाले जो है दौर में हम चल रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ लड़कियों को ज्यादा छूट है थोड़ी। अच्छा है। लड़कियों को वैसे भी ज्यादातर लोग, एक तो लेडीज फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो, तो अगर मान लीजिए आजकल जेंडर इक्वलिटी वाला जो है ना वो तराजू पुरुषों की तरफ थोड़ा वैसा हो गया है कि इनको कई बार थोड़ा शोषण कर दिया जाता है महिलाओं को इक्वलिटी दिलाने के चक्कर में। मतलब अगर आप देखें कई बार, मैंने देखे कई बार, जैसे मेरे घर की बात है तो अगर मेरी कुटाई हो जाती थी लेकिन मेरी बहन की नहीं हो पाती थी। हाँ, एक टाइम था नहीं हो पाती थी सर, तो ये कई सारी जगह मैंने देखा है कि मतलब लड़के कूट दिए जाते हैं, लड़कियां छोड़ दी जाती, अरे नहीं बेचारी नाजुक। ये वाली चीजें होती है। खैर, हॉबीज क्या क्या है आपकी? कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सर हॉबीज तो मेरी बहुत सारी हैं। जैसे कि मुझे, एक तो ये पढ़ना हो गई, इसके अलावा बताइए। इसके अलावा सर मैं पेंटिंग कर लेती हूँ। पेंटिंग कर लेती हूँ, और अच्छा। उसके अलावा मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, सोलो ट्रैवल मैंने बहुत किया हुआ। अभी अकेले पहुंच जाती हैं हर जगह? अभी मैं पिछले महीने ये आपको ये बताइए, मतलब डर नहीं लगता ऐसे कि कोई इतनी सारी इवेंट होती हैं, इतने क्राइम्स होते हैं, कोई ऐसा डर नहीं? नहीं, क्योंकि सर मुझे पापा मम्मी को भी डर नहीं लगता है? क्योंकि उन्हें पता है मैं पापा मम्मी आपके नहीं, मैं थोड़ी बोल्ड लगती हूँ और मैं मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहती हूँ, तो नहीं, उन्होंने आपको मतलब वेल कल्चर्ड बनाया है। अब आप जैसे हमारे आई ये पीसीएस ऑफिसर हैं, बताइए अभी आई, और अभी जैसे मेरी वाइफ थोड़ी हॉस्पिटलाइज्ड है, अभी डेंगू हो गया उसके, तो ट्यूब बैठी थी, अब ट्यूब को उठा रही थी लगातार, तो कोई देख लेता कि बताइए इतना बड़ा पीसीएस ऑफिसर यहाँ पे, तो मतलब कोई अगर देख ले बाहर का तो लोग कहते हैं कि देखो ये घर में पीसीएस ऑफिसर्स को बैठ के अपने बच्चों की वो सेवा करा रहा है। बड़ी प्यारी बच्ची की। अच्छा, ये जैसे ये कुछ टिप्स देना चाहेंगे कुछ भी प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट को इन जनरल? प्री के लिए मुझे लगता है कि आप मैक्सिमम मॉक्स लगाइए, पढ़ने से नहीं, मॉक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जितना पढ़ लो, जब तक आप मॉक्स नहीं लगाएंगे तब तक मुश्किल है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग में स्पीड और मेंस के लिए पढ़ना ज्यादा जरूरी है कि लिखना ज्यादा जरूरी है? लिखने में भी मतलब ये आप इसलिए वो बोलेंगे क्योंकि हम लोगों ने इतना ग्रिल कर दिया। हाँ, नहीं, और सर मेरी एक चीज और थी, जैसे मेंस में 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो मैंने चूंकि अब क्लियर कर लिया तो मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि 200 शब्दों के क्वेश्चन में कई बार मैंने 150, 160 में अगर मुझे लगा कि जितना पूछा उतना हो गया तो मैंने वहीं एंड कर दिया, मैंने उसको स्ट्रेच नहीं किया। जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती ये नहीं कि 200 तक ही लाना। और जो है, जो मतलब पॉइंट्स के अलावा इन्फॉर्मेशन होती थी तो डायग्राम में वो इन्फॉर्मेशन आती थी जो पॉइंट्स में नहीं, तो रिपीटिशन नहीं था पॉइंट्स का। एक भी पॉइंट में रिपीट नहीं करती थी। अगर मैं डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपने,
देखिए मेंस की आंसर राइटिंग में कई बार मैंने खुद देखा है लोगों के आंसर कि अगर मान लीजिए 200 वर्ड का आंसर पूछा गया है, ठीक है, और लोगों को पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो एक ही पॉइंट को 2-3 लाइन में बार बार घुमा के लिख रहे हैं। हमारे एडुकेटर थोड़े इस मामले में सख्त है, जैसे प्रशांत दोस्ती जो है, प्रशांत सर ने ही दी थी ये टिप, वो तो ग्रिल कर देते हैं। उन्होंने दूसरे ये टिप दी थी। जो मोनू सिंह जी है, वो उनको थोड़ा लगता है कि नाराज ना हो कोई, तो हम लोग की बात होती रहती है, तो मैं कहता हूँ मोनू जी से भी अगर कोई नाराज हो भी रहा है कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा, वो खुद आ जाएगा। आपसे पहले एक और थी हमारी स्टूडेंट प्रियंका, उन्होंने बाकायदा मतलब प्रशांत जी की कंप्लेन करी थी और कि ये कैसे एडुकेटर है, ऐसे मुझे हतोत्साहित कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं, ये मतलब मुझे तो लग रहा है कि मेरा हो ही नहीं सकता है कभी, मैं जैसा भी चाहे जितना भी पढ़ के आंसर लिखूं, ये कोई ना कोई गलती मैं तो काफी अच्छा मतलब लिखती थी। सर ने मुझे बताया था मेरी आंसर राइटिंग काफी अच्छी, उसके बावजूद मुझे महीने में 2 ही 3 बार होता था, सर कहते थे अच्छा लिखा है आज, वरना ये गलत तो है। वो अच्छा मतलब दिन बन जाता होगा। हाँ, ये मैं बताना चाहती थी। एक बार जो प्रशांत सर फीडबैक देते थे, तो मैं क्या करती थी, ईयर प्लग लगा लिया, उनका फीडबैक चल रहा है, मैंने वही क्वेश्चन उस दिन वाले खोल के कॉपी रख ली, और जैसे सर ने बताया कि इसमें ये पॉइंट नहीं जरूरत है, तो मैं पेंसिल से मार्जिन पे लिखती जाती थी, ऐड क्या करना है, माइनस क्या करना है, इसमें और क्या पॉइंट जोड़ सकते हैं, ये भी हो सकता है एक एंगल, ये भी हो सकता है, तो वो सब मैं लिखती रहती थी। तो जब मेन से पहले एक बार वो थॉरोली मैंने कॉपी देखी ना, तो वो सारे पॉइंट्स मेरे दिमाग में रह गए। अच्छा, तो ये भी चीज तो देखिए सिंपल है, हमारा देखिए फंडा बिल्कुल क्लियर है, हमारी जो टीम है काफी एक्सपीरियंस है और हम सिंपल फोकस करते हैं सिलेक्शन पे। अगर उसके लिए जैसे मैं भी कई बार, अगर आपने मेरी प्री की कई बार वॉइस मैसेजेस सुने होंगे, मैं काफी जो है हार्श चीजें बोल देता था ग्रुप में, कई बार मुझे उसके लिए लोगों ने बाकायदा जो है उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जैसे जॉइंट कमिश्नर उन लोगों से मतलब बोला कि इनको थोड़ा बोलो कि ये टीचर कैसा बोल रहा है, बोलना ही नीचे, उनको बच्चे समझाना चाहिए कि पढ़ लो। कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ, एक बार एक जज के जो है शायद कोई डॉटर थी, वो गुस्सा हो गई। अब वो जज जो है वो हमारे टीम को कॉल कर रहे हैं कि कौन है ये, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। फिर फाइनली जो है वो सिलेक्ट हुई और फाइनली वो भी काफी जो है खुश थी। तो कुल मिला के सिंपल है कि भाई स्टूडेंट को हम उस टाइम जो है अगर हमारे साथ तैयारी कर रहा है, तो ये हमारा कोई एम नहीं कि भाई आप खुश रहो। आप, मैं तो चाहता हूँ, देखो पढ़ाई दुख देती है, आपकी हॉबी है, अदरवाइज मैं खुद बता रहा हूँ मुझे भी पढ़ाई बहुत दुख देती है। मैं भी बोर हो जाती थी, तो बोर होने का सॉल्यूशन मैंने निकाला था कि जैसे मैं अब हिस्ट्री पढ़नी हूँ, मैं बोर हो गई, तो मैं थोड़ी देर 2 घंटा उसको पढ़ के मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा लूंगी, मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूंगी, पर मैं पढ़ाई नहीं बंद करती थी। अच्छा, डेली जैसे आप पढ़ती हैं, पढ़ती थी अभी तक, अब तो अगर आगे एसडीएम देंगी तो अब तो बहुत कूल होके पढ़ेंगी, लेकिन क्या एक ही सब्जेक्ट पढ़ती थी कि भाई आज हिस्ट्री में फिनिश कर दूंगी? हर सब्जेक्ट 1-1, 2-2 घंटा हर सब्जेक्ट। अच्छा, मतलब क्या स्ट्रेटजी? तो उसमें उससे स्ट्रेटजी कितने 2 सब्जेक्ट थे, 3 की पूरे? स्टार्टिंग में तैयार किया था तो 2-2 सब्जेक्ट लेके चली थी, फिर धीरे-धीरे उसको बढ़ाया था 3-4। उससे क्या होता है कि जब सिलेबस कंप्लीट होता है तो चारों का एक साथ हो जाता है, फिर आपके वो प्रेशर नहीं रहता कि अरे हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत पढ़ लिया लेकिन अभी जीएस4 में कुछ नहीं पढ़ा, तो वो चीज नहीं रहती है। वो अगर आप चारों सब्जेक्ट लेके चलोगे। रिवीजन करती थी? रिवीजन सर मैंने 4 रिवीजन किए मेंस लिखने से पहले। अच्छा, नहीं मतलब वैसे जैसे प्री जब तक नहीं क्लियर हो रहा था, कितने दिन में रिवीजन करती थी? वीकली? वीकली भी अच्छी बात है वैसे, अगर 15 दिन में भी करे तो भी एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए काफी सारी चीजें चर्चा हो गई। अभी कंचन जी को जाना भी है, कंचन जी खुद ड्राइव करके आई टाटा हैरियर और खुद जाना है इनको। तो मतलब मैं काफी जो है इम्प्रेस हूँ कि आप के जो पेरेंट्स हैं, जो भी उन्होंने आपको कल्चर और जो शिक्षा दी बहुत ही मतलब अच्छी है, और लिबरल होना भी चाहिए, लड़कियों को भी पूरा राइट है, मुझे भी लगता है ऐसा। भाई जो मन हो, जैसा करियर बनाने का मन हो करें। बाकी आप लोगों में से कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कंचन जी से, आप इस वीडियो में करिए, लिखिए, कंचन जी उस पर वीडियो बना के आप दे सकती हैं। और हाँ सर मैं दे सकती हूँ। और एक और चीज, जो लोग कहते हैं कि 8 सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होता, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इनका कोई भी वो वैसा नहीं था, मैं तो केमिस्ट्री नहीं था इस बार, बल्कि सोशियोलॉजी से कई लोग हुए हैं, हिस्ट्री से हुए हैं, ज्योग्राफी से हुए हैं। अब ये बाकी सब चीजें जो चल रही वो तो भाई नोटिफिकेशन पे करेगा, मैं और कोई कमेंट नहीं लेना चाहूंगा। इसी के साथ ये इंटरव्यू फिनिश होता है, ये आपको जल्द मिलेगा। भैया कमेंट करके लाइक और शेयर जरूर कर देना। एक और चीज लास्ट में बस पूछूंगा आपसे, यूपीपीएससी के लिए अगर एक चैनल का नाम लेना हो कौन सा है? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखा, मजा आ गई।